तो कैसे हो। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने हाफ इंजन को खोल के जाना कि भाई किस तरीके से पिस्टन होता है, किस तरीके से वॉल्व होते हैं, हर एक चीज़ होती है। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको क्लच का कंप्लीट पैटर्न बताऊंगा, क्रैंक को ओपन करके दिखाऊंगा, और साथ ही कंप्लीट इंजन के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप इंजन को करवा रहे हो अपना होंडा हॉर्नेट को या कोई भी इंजन को, तो ये सारी ही जितनी भी नॉलेज होगी ये सारे इंजन पे अप्लाई होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने गन का यूज़ कर रहा हूं, और गन के यूज़ में मैंने 8 नंबर की कोटी का इस्तेमाल किया है। इसकी मदद से मैं क्लच के बोल्टों को ओपन कर रहा हूं। सारे के सारे बोल्टों को ओपन कर लेना है आपको। जब आप सारे बोल्टों को ओपन करोगे तो आपको ध्यान देना है कोई भी बोल्ट लूज टाइप का ना हो, या सारे बोल्टों को चेक करना है आपको, ठीक है। बारीकी से कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बोल्टों को बाहर निकालोगे तो सारे बोल्टों को आपको चेक करना है। कोई बोल्ट किसी मिस्त्री ने पीट तो नहीं रखा, किसी ने दबा तो नहीं रखा, टेढ़ा तो नहीं कर रखा, चूड़ी तो नहीं खराब है उसकी। क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, जो एक जिनको मतलब जिनके पास औजार प्रॉपर नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई बोल्ट स्लिप हो जाता है तो उस बोल्ट को पीट कर हथौड़े से दबाकर उसको फैलाकर 8 नंबर के बोल्ट को 11 नंबर का बना देते हैं, और उसके बाद उसको टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी का सारा तामझाम खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बोल्टों को चेंज करें इंजन के, और साथ ही इंजन के चैम्बर को भी सही कराएं। कुछ इस तरीके से देखना, इसके सारे बोल्ट सही हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। अब हम क्लच कवर को बाहर निकालेंगे। क्लच कवर को बाहर के लिए क्लच रिसीवर को आपको आगे पीछे करना है, और उसके बाद आसानी से बिना हथौड़े के इस्तेमाल किए आपको क्लच कवर बाहर निकालना है। ध्यान रहे हथौड़ा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। तो इसमें क्लच की जो पैकिंग है वो लोहे की है, तो ये सही पैकिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको संभाल के रख देंगे। उसके बाद हम इसमें से क्लच की ठेसी को बाहर निकालेंगे ताकि ये खो ना जाए। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है क्लच की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कारपीएम के बारे में। गैरेज प्रो, अगर आपका मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है, या फिर आप BS6 बाइक परचेज करके चला रहे हो उसे, और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी डिटेल लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है बहुत लंबी राइड कर रहे हो, BS6 में कोई सी बाइक, कैसी भी बाइक जिसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ECM सिस्टम दे रखा होता है, तो इसके जरिए आप काफ़ी सारी परेशानियां अपनी दूर कर सकते हो। कैसे? ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी में लगकर एक गाड़ी की समस्या के बारे में सारा डिटेल कर लेगा, पूरी गाड़ी को स्कैन कर देगा, और स्कैन करने के बाद आपको बता देगा कि गाड़ी में दिक्कत कहाँ क्या आ रही है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको देगा। इसका पूरा प्रॉपर कॉल सपोर्ट भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली इसको अपनी वर्कशॉप में यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम होगा, 2 साल से ऊपर होगा मेरे को, आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे अमेजोन पर और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर जो सबसे बेस्ट लगा मुझे ये लगा गैरेज प्रो का कारपीएम का OBD स्कैनर। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया छूट चल रही है, तो जाओ देखो, बहुत अच्छा डिस्काउंट चला है। लिंक पर क्लिक करके इसको बाय करो, परचेस करो, और मुझे बताओ कि कैसा है आपके लिए। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। ठेसी पे ध्यान ना देने पर ये खो जाती है, मिलती नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके। और पूरे क्लच कवर को चेक करेंगे, कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है या लीकेज की परेशानी तो नहीं है इसके अंदर। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे और सेंट्रीफ्यूगल को खोलेंगे, यानी कि क्लच के पैटर्न को समझेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल को खोलने के लिए आपको बोल्ट, ये अपना जो नट होते हैं इसके, जो बोल्ट होते हैं 4 मुँह के, वो खोलने के लिए आपको 4 मुँह का पेचकस चाहिए, या फिर जिस तरीके से मैं खोल रहा हूँ वो तरीका आपको चाहिए। 4 मुँह की बिट, 8 नंबर की गोटी और एक गन। इसके ज़रिए आप बिना हथौड़े की चोट के इस बोल्टों को खोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होते हैं ये हमने कैप को बाहर निकाल लिया है। ये कैप सेंट्रीफ्यूगल कैप होती है। यहाँ से ऑयल फिल्टर होकर आपकी गाड़ी की क्रैंक के अंदर जाता है, और क्रैंक के अंदर जब जाता है ऑयल, तो आपकी गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है वो बनती है, बढ़ती है, और साथ में इंजन हीटिंग की परेशानी नहीं आती है। अब इसको ओपन करने के लिए हमने इसमें गन का इस्तेमाल किया है, और साथ ही 19 नंबर की गोटी का हमने इस्तेमाल किया है। 19 नंबर की गोटी आप दोनों में ही लगा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, वो हमने दूसरा बोल्ट खोल के देखा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले हम सेंट्रीफ्यूगल को बाहर निकाल लेंगे। ओके। वैसे हमने वो वाला बोल्ट लूज़ कर लिया है, तो अभी इसकी वासर है ये, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही वासर सेम होती हैं, इसकी और हमारा क्लच हब की। ओके। तो पर नट अलग होते हैं, वैसे नट भी देखा जाए तो सेम ही होते हैं एक तरह से। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल है। आप बिल्कुल मतलब ये एल्यूमिनियम का होता है, आप इसमें चोट वगैरह मारोगे तो ये बैंड हो जाएगा। और ये है हमारी ऑयल पम्प की जाली। ये ऑयल पम्प की जाली प्लास्टिक की होती है, बिल्कुल सेम एक्सट्रीम, हंक, और जितनी भी यूनिकॉर्न वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं, होंडा ज़्यादातर होंडा की, इनकी गाड़ियाँ जो ऑयल पम्प की गाड़ी बनाती है वो प्लास्टिक की ही बनाती है। वैसे ये प्लास्टिक गर्म नहीं होती है, ना ही मेल्ट होती है, ये काफ़ी हैवी प्लास्टिक होती है। तो ये है हमारा स्क्रीन फ़िल्टर। इस स्क्रीन फ़िल्टर की मदद से हम साफ़ करके अपने इंजन को फ्लश कर सकते हैं, मतलब इंजन को साफ़ कर सकते हैं, इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं गाड़ी में समझने के लिए। अब हम इसके बोल्ट को खोलेंगे जिस तरह हमने पहले छोड़ दिया था। ओके, तो ये बोल्ट हमारा खुल चुका है, बोल्ट सॉरी नट खुल चुका है। अब ये नट हमारा ओपन हो चुका है। अब हम इस नट को हल्का सा हाथ से टाइट कर देंगे और उसके बाद हम अपने, ध्यान से देखिए भाई, हमने हाथ से वापस निकाल लिया इस नट को इसकी वाशर को हम बाहर निकालेंगे। ओके, आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये वाशर आपके पास है। ओके, जब हमने इसको नट टाइट किया था तो हमारा वाशर अंदर रह गया था, इसलिए हमने बाहर निकालने के लिए दोबारा नट टाइट किया। तो ये हमारा जो बोल्ट है ये बाहर निकाल रहे हैं हम। आपको याद रखना है बोल्ट को ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज़ एक बार में नहीं करना है, बराबर बराबर बोल्ट को आराम आराम से खोलना है। इसकी जो प्लेट है ये, इसको बोलते हैं हम होल्डर प्लेट, क्लच होल्डर प्लेट, क्लच होल्डर प्लेट स्प्रिंग और क्लच होल्डर प्लेट बोल्ट, ये तीनों चीज़ बाहर निकल गई है। ये है हमारी है क्लच असेंबली। इसके पीछे एक वाशर आपको दिख रही होगी, ये वाशर बिल्कुल सेम होती है, मतलब बिल्कुल अलग होती है, पीछे की तरफ लगेगी बैक साइड में। तो ये आप आगे नहीं लगा सकते हो, ये आगे जाएगी नहीं, लगेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ तरीके से है, इसको साइड में रख देते हैं हम। और ये हमारी है क्लच असेंबली। ज़्यादातर केस में क्या होता है, गियर जब अटकते हैं तो ये ख़राब हो जाती है, या फिर गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा तो ये ख़राब हो जाती है। ओके, और गाड़ी ओवर रेस कर रही है, पिकअप नहीं ले रही, मतलब ज़्यादातर यही केसेस होते हैं, इसके अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं होता है इसमें। ये लोहे की जो आप प्लेट देख रहे हो ये है प्रेशर प्लेट, और ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये है क्लच प्लेट। कुछ इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है हर गाड़ी में, हर एक मोटरसाइकिल में। स्कूटियों का सिस्टम अलग होता है, स्कूटियों में क्लच प्लेटें नहीं होती हैं, उसमें दो शाफ्ट होती हैं, एक शाफ्ट होती है क्रैंक की, एक शाफ्ट होती है हमारी गियर बॉक्स की, जिनको अटैच करके बेल्ट चलती है। ओके, और क्लच शू होते हैं उसके अंदर, बेल्ट को टाइट और लूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारी है कंप्लीट क्लच प्लेटें, और क्लच प्लेटें के अलावा प्रेशर प्लेटें। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये क्लच हॉजिंग जो आप देख रहे हो इसको बाहर निकालेंगे। क्लच हॉजिंग को हमने बाहर निकाल लिया है, क्लच का बुश हॉजिंग का पीछे ही लगा दिया हमने शाफ्ट में ही। तो ये हमारा हॉजिंग का बुश, मतलब हॉजिंग बाहर आ गया है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, और ये जो गड्ढे हैं छोटे छोटे, ये साफ़ करने हैं हमें। और ये कुछ इस तरीके से हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें थोड़े से गड्ढे हैं, ये जाएगा खराद वाले के पास और खराद वाले से रिपेयर करेगा। ये हमारा है क्लच हॉजिंग बुश। इसमें छोटा हॉल आपको दिख रहा होगा, ये हॉल ऑयल सर्कुलेशन के लिए होता है। ऑयल सर्कुलेशन रहे, गाड़ी इंजन हीट ना हो और क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब ना हो। ये हमारी है गियर शाफ्ट। इस गियर शाफ्ट में एक वाशर लगी हुई है, और ये हमारी कंप्लीट गियर शाफ्ट है। गियर शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है नॉर्मल गाड़ी के अकॉर्डिंग, तो इसकी स्प्रिंग को चेक करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके से चेक करना है, कहीं से बैंड तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, या स्प्रिंग चटकी हुई तो नहीं है। ये हमारा है प्राइमरी गियर। मैं आपको सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी पता रहे कि हाँ ये क्या क्या होता है। तो ये प्राइमरी गियर है। जब ये ख़राब हो जाता है तो हमें कैसे पता लगता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं क्लच दबा के, और गाड़ी चलाते हैं और एकदम से क्लच दबाते हैं तो गाड़ी साइलेंट होने की जगह और साउंड करती है, तो उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी का प्राइमरी गियर ख़राब हो जाता है। ओके, ये हमारा है एडलर गियर, इसके जस्ट बगल में भी एडलर गियर, ये बैलेंसर गियर है इसके जस्ट बगल में, और ये हमारा है एडलर गियर। ओके, तो ये हमने, देखो आपके वीडियो के लिए इतना कुछ करना पड़ता है भाई आपको, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हमारी एडलर गियर हमने बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर टाइमिंग दे रखी है। तो ये जो डॉट होती है इसके अंदर बैक साइड में, इसकी जो डॉट दिखाई दी मैंने वो होती है, ये देखो ये डॉट ऊपर देख रहे हो, उसको उस डॉट से मिलाना पड़ता है। ये जो बगल में हमारे बैलेंसर गियर के गरारी लगी है, ये हमारी है एक छोटी सी काटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल काटर। ओके, अब ये हमारी किक लगी हुई है, किक के हम इसके जो लॉक हैं इसको बाहर निकाल लेंगे। और किक लॉक को बाहर निकालने के, किक लॉक को बाहर निकालने के बहुत तरीके होते हैं, बट प्रॉपर औजार यूज़ करें तो ही बढ़िया रहेगा। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इसका बैलेंसर गियर है, ये जो आप क्रैंक देख रहे हो ये क्रैंक होती है, इसके जस्ट बगल में वेट होता है। इसके इंजन की एक प्रॉपर हैवीनेस होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए बैलेंसर गियर लगाया जाता है। आपने देखा होगा पल्सर गाड़ी में बैलेंसर गियर होता है, पल्सर 220 में भी होता है, और भी काफ़ी सारी ऐसी बाइकें होती हैं जिनमें बैलेंसर गियर होता है, जिनमें हैवी सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर होता है। ओके, तो ये बैलेंसर गियर हमारा इंजन की हैवीनेस को कम करके, कंज्यूम करके, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस में बदल देता है। उसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं होता इसके अंदर। अगर ये बैलेंसर गियर ख़राब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में गड़गड़ गड़ 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 टाइप की आवाज़ आती है। ओके, तो आपको इस चीज़ से समझाना, मतलब ये कि आपको आवाज़ में कोई बदलाव लग रहा है तो इन गाड़ियों में ज़्यादातर आवाज़ जो आती है बदलाव में, हैवीनेस में, वो बैलेंसर गियर या फिर इसके जो सेंट्रीफ्यूगल बगल में प्राइमरी करता है इनमें ही आती है। ओके, और या फिर क्लच होजिंग ख़राब हो जाए, यही होता है। बाकी हमारा जो लॉक प्लास है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हमने निकाल लिया है फिर भी। तो अभी हमारा ये
हम निकाल लेते हैं बोल्ट। हमारा निकल चुका है बोल्ट। ये हमने नट बाहर निकाल लिया है, खुल गया है नट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी नट इसमें लगे हुए हैं सारे के सारे नट जैसे पैटर्न होता है नट टाइट होने का और खुलने का वैसे ही फॉलो किए गए हैं, सिर्फ टीवीएस स्टार सिटी को छोड़कर। टीवीएस स्टार सिटी में नट बोल्ट उल्टे सीधे होते हैं, मतलब जिधर टाइट करोगे उधर लूज होंगे और जिधर लूज करोगे टाइट होंगे। तो ये हमारा छोटा सा बैलेंसर गियर पिद्दू सा। ओके, तो ये हमारा बैलेंसर गियर है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और सबसे बड़ी बात ठोस होता है। इसमें काटर आप वाला कट वाला जो निशान आप देख रहे हो वो काटर का निशान होता है। तो अभी हम इसको दिखा दिया हमने, इसको साइड रखते हैं और इसके जस्ट बैक साइड में जो गरारी है इसको बाहर निकालेंगे। तो भाई आ जाओ बाहर, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। ओ ओ ओ ओ ओ ये बाहर आने के लिए भाई तरस रही है और हम भी तड़प रहे हैं और ये बाहर आ गई। देखो यार, बाहर लाने के लिए गरारी को ना आराम आराम से लाया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे चाटे मारो तो भैया उससे गरारी ख़राब हो जाती है, मतलब बेकार हो जाती है गरारी, वो सही नहीं होती है। ओके, चोट तो बिल्कुल मत मारो उस पर आप। तो ये है हमारी गरारी बैलेंसर गियर के बैक साइड की। इसकी टाइमिंग का आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। मैं इसके इंजन की फिटिंग की वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और 4000 से 5000 लाइक आपने इस वीडियो पे दिए विद इन अ वीक तो मैं इस वीडियो को लाऊंगा, अदरवाइज़ मुझे सोचना पड़ेगा भाई। ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो इसमें, ये स्प्रिंग कंज्यूम करती है इस वाइब्रेशन को, हैवीनेस को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, तो अभी हम इसकी काटर बाहर निकाल देते हैं। ये हमने काटर बाहर निकाल दी है। जो कट का निशान आप देख रहे थे बैलेंसर गियर में और एडलर गियर में, ये जितनी भी काटर होती हैं उनमें लगी होती हैं ये वाली काटर। अब इसके क्लच में दो काटर थी, दोनों निकाल दी हैं और सारा का सारा मामला जो है निकल चुका है। एक दो चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो लॉक प्लास है थोड़ा सा डिस्टर्ब सा कर रहा था, तो इसको हम दोबारा से करते हैं। अगर हम चाहें तो पिन पेचकस से भी निकाल सकते हैं, पर उसमें लापरवाही होगी। तो ये लॉक हमारा निकल चुका है। इस लॉक को हमें वापस से लगाना होता है, इसीलिए हम लॉक को प्यार से निकालते हैं, क्योंकि लॉक अगर अलग से लेते हैं अलग से तो लोकल लॉक आता है, ओरिजिनल नहीं आता है। बहुत ही मुश्किल चांस है कि ओरिजिनल लॉक मिलेगा। ये हमारा है किक रैचेट है, इसको किक रैचेट बोलते हैं। इसमें एक प्रॉपर आपको टाइमिंग दिख रही होगी, टाइमिंग, इस हर चीज़ में टाइमिंग मिली होती है। टाइमिंग का अगर आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी बिना किसी टेंशन के। तो ये हमारा है सेल्फ की मोटर। सेल्फ की जो मोटर आप देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से हंक हो गई, CBZ हो गई, एक्सट्रीम हो गई, इन सब से मिलती जुलती होती है। ओके, तो अभी हम 10 नंबर के बोल्ट जो होते हैं इस साइड जो दे रखे होते हैं राइट साइड में, उन सभी बोल्टों को बाहर निकाल लेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में, सॉरी। वैसे तो ज़्यादातर जो इंजन होते हैं उनमें 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, बट जो होंडा के इंजन होते हैं, ज़्यादातर इंजन होंडा के, उसमें 10 नंबर के बोल्ट दिए होते हैं। तो अभी ये 10 नंबर के बोल्ट हैं इसके अंदर, जितने भी बोल्ट हैं। ओके, तो अभी हम इसके बोल्टों को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से आपके सारे बोल्ट आपको खोलने हैं इंजन के, और इंजन के बोल्टों को खोलने के बाद आपको बारीकी से चेक करना है कहीं कोई बोल्ट छूट तो नहीं गया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है इंजन में गंदगी और बहुत ज़्यादा मिट्टी की वजह से हमें बोल्ट नहीं नज़र आता है और हम चोट पे चोट मारते हैं, तो उससे गाड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ना कि वो ठीक होती है। तो ये देखो, जैसे मैं आपको दिख रहा है मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी बारीकी, क्योंकि देखो होता क्या ना, होंडा के हॉर्नेट के इंजन डेली तो खोलता नहीं है कोई बंदा। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सामान का भूल जाते हैं या नट बोल्ट भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों का। ओके, ये आप मेरी वीडियो देख के समझ सकते हो। तो हमारा जो चैम्बर है वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। मैंने हैमर का यूज़ किया है, प्लास्टिक वाले, आप भी प्लास्टिक वाले हैमर का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा चैम्बर खुल चुका है। वाह, तो ये हमारी है क्रैंक असेंबली, जो कि बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। आपको निशान दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई है। खैर अभी तो इसकी क्रैंक जो है बजी पड़ी है बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये हमारा है कुछ न्यूट्रल स्विच हमारा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने इसको काट दिया। काटा भी क्या है, पहले से ही कटा हुआ था, तो हमने सोचा नया डालना तो है ही, तो टेंशन क्या है इतनी, ठीक है ना। तो अभी हमारा है जो कंप्लीट गियर बॉक्स बाहर निकल चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे किस तरीके से कैसे क्या होता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, गियर बॉक्स होंडा गाड़ियों के इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि उनमें कभी दिक्कत आती ही नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब गियरों के अंदर, गियर गरारी के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, सबसे ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है गियर के अंदर, वो है हीरो होंडा की बाइक है 100 सीसी की स्प्लेंडर, पैसन, डीलक्स, आई स्मार्ट, NXG।
तो इन सब डाउन, तो इन्हीं गाड़ियों में सबसे ज़्यादा सिलेक्टर में दिक्कत आती है। अगर कोई मैकेनिक इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर अपनी राय शेयर करना कि आपको कौन सी बाइक में कौन सी क्वालिटी पसंद है। तो ये है हमारी किक रैचेट के साथ कंप्लीट किक। तो ये है हमारी गियर सिलेक्टर की पिन। इसमें सिर्फ 3 सेलेक्टर होते हैं। एक ये पिन है, आप देख रहे हो सामने ठोस होती है पिन, ये इसको बोलते हैं गियर सिलेक्टर पिन। और ये जो है मेरे हाथ में ये होते हैं गियर सिलेक्टर। कभी भी मेरी लाइफ में अभी तक गियर सिलेक्टर कभी होंडा की गाड़ी के ख़राब हुए ही नहीं है, जबकि हीरो स्प्लेंडर के इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि मैं क्या ही तारीफ़ करूँ उसकी। तो ये हमारा है दूसरा सिलेक्टर। तो ये सिलेक्टर को आप देख लो बारीकी से, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले इस पिन को देखो आप, गियर सिलेक्टर की पिन है ये, जिसमें सिंगल गियर सिलेक्टर होता है। देखो अगर आपको लगता है इस गियर सिलेक्टर में निशान आ रखे हैं कटे हुए साइड साइड से, तो समझ जाओ ये ख़राब है। बहुत ही सिंपल है। वैसे इसके इंजन में ज़्यादा कुछ ऐसा ख़राब नहीं है, बस क्रैंक में दिक्कत है और पिस्टन वगैरह में दिक्कत है। और इसके जो बैरिंग होते हैं हम जिसके चेंज कर देंगे बैरिंग। और ये होता है पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स और गियर सिलेक्टर। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। तो अभी जो है हम इसको साइड में रख देंगे। और ये है हमारा कंप्लीट मतलब गियर कंप्लीट असेंबली है, उसका सेकंड पार्ट। देखो यार ये जो बैरिंग है ना निकल नहीं रहा है, देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा जाम है। अब इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फाइन वाला रेगमाल लेंगे और कुछ इस तरीके से रेगमाल को आपको मारना है। ज़्यादा हैवी रेगमाल नहीं मारना है, इतना ही मारना है रेगमाल कि आपकी ये पट्टी जो है गंदगी जो होती है छूट जाए। अगर ज़्यादा हैवी रेगमाल मारोगे तो लीकेज की परेशानी आ जाएगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मट्टी साफ़ करनी है, इतना ही रेगमाल मारना है। तो ये हमने रेगमाल फर्स्ट क्लास मार दिया है। अब हम अपना बेरिंग बाहर निकालेंगे। है क्या बात है, मक्खन की तरह बाहर निकल गया। तो ये बैरिंग निकाला हमने, तो इसकी बात से हमारा एक छोटा सा बुश उसमें पड़ा हुआ था, तो हमने बुश निकाल दिया है। वापस लगाएंगे आपको दिखाने के लिए। तो ये हमारा बैरिंग है, इसको चेंज कर देंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैरिंग सही होता है पर हम चेंज नहीं करते हैं, पैसे बचाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बैरिंग चेंज कर देना है, क्योंकि बैरिंग के अंदर चेंज करने के लिए आपको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। ओके। तो ये बुश में जो छेद आप देख रहे हो, इस सारे के सारे छेद जो होते हैं जितनी भी किसी भी चीज़ में आप देख रहे हो, इसमें भी देखो साफ छेद है। ये सारे ऑयल सर्कुलेशन के लिए दे रखे हैं ताकि किसी भी चीज़ में हीटिंग की परेशानी ना हो और कोई भी चीज़ बिना ऑयल के चल के वो ख़राब ना हो जाए। इसीलिए कंपनी ने ज़्यादातर ध्यान दिया है कि भाई कोई भी चीज़ बिना ऑयल के ना रहे, प्रॉपर ऑयल जाए इसके अंदर। तो ये जो है अभी फर्स्ट क्लास एकदम, ये हमारा जो बड़ी गरारी का है साफट का, ये निकल चुका है बाहर। और ये है हमारा बुश है, ये भी रिंग की तरह लगेगा आपको। इसमें भी एक छेद आपको दिख रहा होगा हॉल, और ये हमारा वहाँ सारा इसमें दिख गया होगा। इसका बहुत टफ होता है कि अगर आप किसी भी गरारी को फिट कर रहे हो तो बहुत टफ होता है, बट मेरे को लगता है कहीं टफ नहीं है अगर आप तरीके से इस वीडियो को देख के समझ लो तो। बाकी भाई ये है पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स असेंबली। अब बात करते हैं कितना खर्चा और क्या क्या सामान इसमें डलेगा। देखो यार इसमें क्रैंक असेंबली जो होती है वो डलेगी, कनेक्टिंग रॉड चेंज होगी, इसकी मेन बैरिंग चेंज होंगे चैम्बर के, जितनी भी गाड़ी में चैम्बर के बैरिंग लगे हुए सारे चेंज होंगे। वो ये जो छोटे छोटे पुद्दू पुद्दू से बैरिंग देख रहे हो सब चेंज होंगे। क्लच असेंबली चेंज होगी, क्लच हॉजिंग रिपेयर होगा, केम शाफ्ट के बैरिंग डलेंगे, रॉकर चेंज होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे टाइमिंग चेन गाइड, टाइमिंग चेन रजिस्टर, पैस, ये अपना स्पार्क प्लग, हार्ड की अपर कवर की रबड़, फुल किट हो गई। ये चीज़ें इसमें चेंज होंगी, रॉकर गियर रजिस्टर हो गए। और एक तरह से होंडा हॉर्नेट में जो खर्चा आता है वो आता है 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास का विदाउट लेबर। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, जैसी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग खर्चा आता है। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं और इंजन का करके दे देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, अगर आप किसी भी बाइक का इंजन का काम करा रहे हो, भले ही इसमें 50 हज़ार लगाओ, पर मैं आपको बात दिया 5 हज़ार लगाओ। पर आपको मैकेनिक से एक चीज़ बोलनी है इंजन से पहले कि भाई 1 साल की गारंटी मुझे चाहिए इंजन में, एक क्रैंक, ऑयल लीकेज और पिस्टन। अगर वो इन 3 चीज़ों की गारंटी दे रहा है तो भैया कराओ, अदरवाइज़ अपने रिस्क पे कराओ। तो फिर क्या ही बोलूँ, हमारे पास तो गारंटी होती है इंजन की पूरी प्रॉपर। अगर आपको वर्कशॉप पे आना है तो वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप मेरे वर्कशॉप पे आ सकते हो। मंगलवार को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, फ़ोन भी स्विच ऑफ रहता है, तो मंगलवार को कॉल नहीं करना आप। बाकी एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
ये पूरी ही वीडियो में आपको जो नॉलेज मिली है ये अच्छी मिली होगी। क्रैंक को और मतलब होंडा हॉर्नेट के इंजन को असेंबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है छोटी 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 चीज़ों का। अगर आपने हल्की सी भी टाइमिंग आउट कर दी तो इसमें वाइब्रेशन और आवाज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर इसमें आपने हल्की सी भी टाइमिंग आउट छोड़ दी या कोई स्पेयर पार्ट्स इसमें आपने बचा लिया कंजूसी की, तो आपकी गाड़ी का इंजन सेट नहीं हो सकता। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। बाकी मेरी वेबसाइट के थ्रू अगर आप कोई भी सामान लेते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वेबसाइट में मैंने बहुत सारे टूल्स मोटरसाइकिल के औजार अपने डाल रखे हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखो मेरे भाइयों।